लेकर आए हैं जो आप दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो आपको किसी बड़े न्यूज चैनल पर भी नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो अपडेट्स हम बताने वाले हैं वो सीधे भारत की विदेश नीति, अमेरिका की चालों, रूस के स्टेटमेंट्स और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से जुड़ी है। तो जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर खबर अपने आप में गेम चेंजर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच की बड़ी खबर की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पीछे हटने के बाद भारत ने अमेरिका को एक ऐसा ऑफर दिया है जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा कर सकता है। दरअसल चीन पहले अमेरिका से सोयाबीन और एलपीजी गैस दोनों चीजें खरीदता था, लेकिन जब से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक झगड़ा शुरू हुआ, चीन ने अमेरिका से सोयाबीन और एलपीजी गैस खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। अब हुआ यह कि अमेरिका की बड़ी बड़ी गैस कंपनियों के पास गैस तो खूब है, लेकिन खरीदार कोई नहीं। दूसरी तरफ भारत को हर महीने भारी मात्रा में एलपीजी गैस की जरूरत होती है। भारत की जितनी भी एलपीजी गैस खपत होती है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आता है, और वो भी ज्यादातर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत। भारत ने अब तक कभी भी अमेरिका से एलपीजी गैस नहीं खरीदी थी, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। अब खबर यह है कि भारत ने पहली बार अमेरिका से एलपीजी गैस खरीदने का ऑफर दिया है, यानी कि भारत ने अमेरिका को कहा है कि वो हमें एलपीजी गैस सप्लाई करे ताकि हम मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम कर सकें। इस कदम के पीछे भारत की रणनीति दोहरी है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे और दूसरी तरफ भारत अपना ट्रेड डेफिसिट भी घटा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, तीनों ने अमेरिकी गैस कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इन कंपनियों का मकसद सिर्फ 1-2 महीने की डील करना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जो 5 साल से लेकर 10 साल तक चलेगा। यानी भारत 2026 से शुरू होने वाली डिलीवरी के लिए पहले ही तैयारी कर रहा है। अब ये डील आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भारत तक गैस लाने का खर्च मिडिल ईस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूरी ज्यादा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से कीमतों पर बातचीत बहुत अहम है। इस समय दोनों देशों के बीच कीमतों को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं और कोशिश यही है कि डील जल्दी पूरी हो जाए ताकि सप्लाई तय की जा सके। वैसे तो अब तक भारत की 90 से 95% एलपीजी गैस उन्हीं 4 देशों से आती है, सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत, और उनके साथ भारत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन। लेकिन अब जब भारत पहली बार अमेरिका से भी गैस खरीदने जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि भारत शायद मिडिल ईस्ट के देशों से कुछ कम ऑर्डर देगा। यानी एलपीजी मार्केट में अब एक नई पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक दिशा बनती दिख रही है। ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। अमेरिका को चीन की जगह एक बड़ा नया खरीदार मिलेगा और भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर। अमेरिका की कंपनियां भी इस डील को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि चीन ने जब से अमेरिका से मुंह मोड़ा है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार की जरूरत है। भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता देश उनके लिए परफेक्ट मार्केट है। भारत के लिए भी ये सौदा किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि हमें जरूरत है सिर्फ सस्ती और भरोसेमंद गैस की। फिर वो चाहे अरब देशों से आए या अमेरिका से, भारत को फर्क नहीं पड़ता, बस कीमत सही होनी चाहिए। और अगर इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होते हैं तो ये हमारे लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आए नए नियम की। नई खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक नया रूल जारी किया है। इस नियम के मुताबिक किसी भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ 15% स्टूडेंट्स विदेशी हो सकते हैं, बाकी 85% अमेरिकन स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसके साथ ही किसी भी एक देश से ज्यादा 5% स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं। मतलब अब एक ही कॉलेज में 5% से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पहले कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 20 से 30% स्टूडेंट्स भारत से होते थे, लेकिन अब ये रूल लागू होने के बाद भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें फेडरल फंडिंग और ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, मतलब सरकार के पैसे भी रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और डिटेल्स भी अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होंगी, और ये देखा जाएगा कि वे अमेरिकन वैल्यूज का समर्थन करते हैं या नहीं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लगभग 35% हिस्सा भारत से ही होता है। इस नियम का सबसे ज्यादा असर भारत के स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा। अब चलते हैं भूटान की तरफ। भूटान में भारी बारिश के कारण अमोचू नदी में बाढ़ आ गई और आसपास के इलाके भी पानी में डूब गए। भूटान ने मदद के लिए अपनी आर्मी को बुलाया, लेकिन उन्हें मुश्किल। इसके बाद भारतीय आर्मी ने तुरंत 2 हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 3-4 लोगों को बचाया गया और भूटान सरकार ने भारत को धन्यवाद भी कहा। नेपाल में भी भारी बारिश और बाढ़ आई, लेकिन नेपाल ने अभी तक भारत से मदद नहीं मांगी। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोगों और सरकार के साथ खड़ा है। भारत हमेशा एक दोस्त और पड़ोसी के तौर पर जरूरत पड़ने पर मदद देने को तैयार है। अब चलते हैं भारत और रूस की तरफ। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रूस ने पाकिस्तान को एडवांस्ड RD-93 इंजन सप्लाई किया है। इस खबर के कारण कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को घेरा, लेकिन अब रूस ने साफ कहा है कि कोई नई डिलीवरी नहीं हुई है और यह खबर पूरी तरह फेक है। रूस का कहना है कि भारत और रूस के बीच दोस्ताना रिश्ते मजबूत हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो भारत को नुकसान पहुंचाए। दिसंबर के पहले हफ्ते में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे और नवंबर में रूस के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा करेंगे। अगला अपडेट है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत तेजी से अपनाया है। इससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलने वाला है।
एआई रेडीनेस इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले सबसे बेहतर है। चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद भारत की कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स में 30% का जंप देखा गया है। बड़ी बात यह है कि ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट्स लगभग समान ही रह गए, यानी सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से इतना बड़ा फायदा हुआ। इसके कारण भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में और निवेश की उम्मीद है। एक और न्यूज दिल्ली से। दिल्ली में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वार्म अप मैच के दौरान स्टेडियम में 2 फॉरेन कोचेस को स्टेडॉक्स यानी आवारा कुत्तों ने काट लिया। इनमें केन्या के स्प्रिंट कोच और जापान के असिस्टेंट कोच शामिल थे। मेडिकल असिस्टेंस मिल गई है, लेकिन इस घटना के कारण भारत की इवेंट होस्टिंग और तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा बात में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में भी अपडेट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। उसके बाद अगले दिन तालिबान के विदेश मंत्री भी भारत आएंगे। साथ ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 7 से 10 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया की बटरल विजिट कर जाएंगे। इन सभी गतिविधियों से साफ है कि हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, ये सभी खबरें दिखाती हैं कि भारत हर मोर्चे पर सक्रिय और मजबूत बना हुआ है। मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमी हो या ग्लोबल अफेयर्स। इंडिया ट्रुथ वे चैनल का मिशन यही है कि आप तक सटीक और सरल खबरें पहुंचे बिना किसी एजेंडा के। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और इजराइल के रिश्तों से जुड़ा एक अहम अपडेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए गाजा पीस प्लान में गाजा को दोबारा बसाने और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इजराइल के भारत में राजदूत रिवन एजर ने भारत को इसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया का नया बिल्डर बन चुका है। जैसे आपने अपने देश को मजबूत बनाया है, वैसे ही अब हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के विकास में भी सहयोग दें। यह बयान साफ दिखाता है कि इजराइल चाहता है भारत अब मिडिल ईस्ट की स्थिरता और विकास में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाए। हालांकि भारत फिलहाल इस मुद्दे पर संयम और दूरी बनाए हुए है, जबकि पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट की राजनीति में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिलिस्तीन और ब्रिक्स ग्रुप की। हाल ही में फिलिस्तीन ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अब्बू शावेश ने भारत से खुलकर समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल होना फिलिस्तीन के लिए बेहद जरूरी है और हमें उम्मीद है कि भारत हमारा साथ देगा। अब सवाल ये है, क्या भारत फिलिस्तीन की सदस्यता बिड को समर्थन देगा या नहीं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या फिलिस्तीन को BRICS का हिस्सा बनना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अब आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, भारत और चीन की सीमाओं से जुड़ी एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में एक नई ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है ड्रोन कवच। ये एक्सरसाइज 25 से 28 सितंबर तक चली, जहां 4 दिन लगातार भारतीय सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर टैक्टिक्स की प्रैक्टिस की। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की ड्रोन वॉरफेयर क्षमता चीन बॉर्डर पर भी उतनी ही मजबूत बनी रहे जितनी आज पाकिस्तान फ्रंट पर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और सटीक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और इजराइल के रिश्तों से जुड़ा एक अहम अपडेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए गाजा पीस प्लान में गाजा को दोबारा बसाने और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इजराइल के भारत में राजदूत रिवन एजर ने भारत को इसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया का नया बिल्डर बन चुका है। जैसे आपने अपने देश को मजबूत बनाया है, वैसे ही अब हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के विकास में भी सहयोग दें। ये बयान साफ दिखाता है कि इजराइल चाहता है भारत अब मिडिल ईस्ट की स्थिरता और विकास में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाए। हालांकि भारत फिलहाल इस मुद्दे पर संयम और दूरी बनाए हुए है, जबकि पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट की राजनीति में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिलिस्तीन और ब्रिक्स ग्रुप की। हाल ही में फिलिस्तीन ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अब्बू शावेश ने भारत से खुलकर समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल होना फिलिस्तीन के लिए बेहद जरूरी है और हमें उम्मीद है कि भारत हमारा साथ देगा। अब सवाल यह है, क्या भारत फिलिस्तीन की सदस्यता बिड को समर्थन देगा या नहीं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या फिलिस्तीन को BRICS का हिस्सा बनना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अब आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, भारत और चीन की सीमाओं से जुड़ी एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में एक नई ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है ड्रोन कवच। यह एक्सरसाइज